हेलो बच्चों। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन। चलिए बच्चों, तो हम जानते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखो बच्चों, प्रकाश के बारे में हम लोग जाने कि प्रकाश है तो क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो कुछ भी आपके बोर्ड पर लिखा है उसको तुम सही से देख पा रहे हो, तो ये तुम प्रकाश की सहायता से ही देख पा रहे हो। तो प्रकाश का परिभाषा हम ये बताएंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं प्रकाशिकी। अब देखिए, प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं, एक किरण प्रकाशिकी है, एक भौतिकी प्रकाशिकी है। इसके दो खंड होते हैं बेटा, एक किरण प्रकाशिकी होता है और दूसरा होता है बेटा भौतिकी प्रकाशिकी। प्रकाश जो है बेटा सदैव सीधी रेखाओं में गमन करता है। कैसी रेखाओं में? सीधी रेखाओं में गमन करता है। अब चलिए बेटा हम परिवर्तन को समझ लेते हैं कि परिवर्तन है क्या। देखिए बेटा, परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ता है और वहां से वह जिस माध्यम में दूसरे माध्यम में मुड़ जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ हो गया, मैंने क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ प्रकाश स्रोत है, इससे हमने प्रकाश, ये देखिए यहाँ पे प्रकाश जो है क्या हो गया? दूसरे माध्यम में चला गया। ये क्या हुआ? पर प्रकाश का परिवर्तन हुआ। तो ये आपतित किरणें हैं और ये क्या हो गई? परावर्तित किरणें। ये क्या हो बेटा? आपतित किरण और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और डाला गया लंब क्या हो गया बेटा? अभिलंब हो गया। ये हो गया बेटा आपतन कोण आई और ये हो गया परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण बोला जाता है। तो परावर्तन के बारे में आपने क्या जाना? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ के ऊपर बने हुए हैं। दूसरा नियम कहता है बेटा आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर की क्या होता है? बराबर होता है। तो आपने जाना प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब देखिए बच्चे, ये प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो है वह क्या है? सूर्य है। क्या है मेरे छोटे भाई? सूर्य। अब देखिए सूर्य जो है ये दीप्त प्रकाश है। तो दीप्त प्रकाश किसे बोलते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश हो, वे वस्तुएं जिनके पास क्या अपना प्रकाश हो उन्हें वह क्या कहता है? दीप्त प्रकाश। और जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अदीप्त।
इस ब्रह्मांड में अगर प्रकाश का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वह क्या है? सूर्य है। और सूर्य जो है ये कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन, कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटा छोटा जो अणु होता है जुड़ कर क्या करता है? बड़ा कण बनता है। ये क्या है? नाभिकीय संलयन। तो आपने जाना प्रकाश क्या है? प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश की जो है इसकी दो शाखाएं होती है, किरण प्रकाश की और भौतिकी प्रकाश की। उसके बाद मैंने पढ़ा प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो तो दूसरे पथ पे क्या होती है? चल जाती है या मुड़ जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? तो प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के दो शब्द होते हैं। पहला क्या है? तो पहला हमने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमने बताया आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब देखिए बेटा हम लोग क्या जानेंगे? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बता दें, प्रतिबिंब। क्या पढ़ा जाएगा? प्रतिबिंब। तो किसी बिंब का, कोई भी बिंब हो, कोई भी वस्तु हो जो उसकी छाया बनती है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है। जैसे मान ली कोई वस्तु है, इसका कोई ना कोई छाया बनेगा ना जी, छोटा बड़ा कैसा भी, यही क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए ये क्या होता है? ये तो या वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनता है या उल्टा बनता है। तो इसे जानने के लिए हम विद्यार्थियों दर्पण के बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए दर्पण जान लेते हैं क्या होता है। दर्पण, देखिए बेटा, दर्पण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये देखिए फिगर से समझेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। देखो बाबू, ये परावर्तक पृष्ठ नहीं है, परावर्तक पृष्ठ ये है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है, उभरा होता है। एक और दर्पण होता है जिसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो ऐसे दर्पण मुख्यतः गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा होता है विद्यार्थी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऐसे केवल आपसे पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब वहां पे जाकर एक समतल दर्पण जो होता है उसका भी हम चर्चा करेंगे। समतल दर्पण में क्या होता है? किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें किसी वस्तु का आवर्धित यानी कि बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है बेटा कि इसमें किसी वस्तु का छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो अगर अवतल और उत्तल दर्पण का अंतर पूछा जाए तो आप इन दोनों का डिफिनेशन उनमें बनने वाले प्रतिबिंब को बताकर कर सकते हैं।
अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न कभी कभी कर लिया जाता है कि आप ये कैसे बता सकते हैं बिना छुए कि कोई दर्पण उत्तल है, अवतल है या समतल है, तो इस प्रश्न का हम जवाब देंगे कि जिस दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, धसा होता है, वह अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण। लेकिन जिस दर्पण में किसी वस्तु का सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो बिना छुए हम बता सकते हैं देखकर। आगे चलिए बेटा। अब देखिए बेटा, इस दर्पण और इस दर्पण, दोनों दर्पण का उपयोग कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के कौन कौन से, या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखें। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है बेटा कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से जो होता है गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च, सौर सेल, दंत चिकित्सकों द्वारा सेविंग दर्पण के रूप में इन स्थानों पर किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग बेटा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में ही किया जाता है। क्यों, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, चौड़ा होता है, जिस वजह से ये किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, जिससे गाड़ी चालक को दिशा देने में क्या होती है, सहूलियत होती है। और जब गाड़ी चालक को दिशा देने में सहूलियत होगी तो किसी तरह का खतरा होने की कोई संभावना नहीं होती है। तब जान गए अवतल उत्तल दर्पण में अंतर, इसके उपयोग को समझ लिया। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें 6 स्थितियां, इसमें 2 स्थितियां होती है। तो प्रतिबिंब के बारे में मैंने बता दिया। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के प्रतिबिंब। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई भी वस्तु है और उसका रियल में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन कोई वस्तु है और कल्पना किया जा रहा है कि नहीं इस वस्तु का ही प्रतिबिंब है, इस वस्तु का ही छाया है, तो उसे क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब समझिए गौर से। अगर अवतल दर्पण में बात की जाए तो अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश की किरणों को गुजरा जाता है, तो गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें जो है क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ तो पर जाएगी नहीं, तो इसी दिशा में क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी ना, इसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब यही प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ को भेद कर ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं परावर्तक पृष्ठ को भेद कर आगे जाकर ये प्रतिबिंब बनाएगी, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आपने प्रतिबिंब भी समझ लिया। अब चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आकार, उसका आकार, आकृति और प्रकृति के बारे में समझ लेंगे, क्या प्रकृति की है। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारा कोई क्या है, अवतल दर्पण हो गया। स्थिति नंबर 1 बता रहे बेटा,
स्थिति नंबर 1 में जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, एमएनए कोई अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मुख अक्ष। मुख अक्ष को समझ लीजिए, दर्पण का जो मध्य भाग होता है या ध्रुव होता है उसे क्या कहा जाता है, मुख अक्ष कहा जाता है। इसे पी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किससे, पी द्वारा। ठीक है ना। अब समझिए, तो वस्तु कहाँ रखना है, अनंत पे रखना है। हमने वस्तु को यहाँ अनंत पर रख लिया। अब जानते हैं कि मुख अक्ष समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष हो गया, इसके समानांतर प्रकाश की किरणों को चलाए। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरेगी, फोकस से। दर्पण से परावर्तन के बाद बेटा ये क्या हो गई, फोकस से गुजर गई। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बिंदु मात्र, आभासी और उल्टा बनता है बेटा। ये फर्स्ट स्थिति है। दूसरा स्थिति बाबू, जब वस्तु को अनंत एवं फोकस एफ के बीच रखा जाता है। अब क्या करेंगे, हमने बना लिया दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा हो गया ध्रुव पे, ये हमारा फोकस एफ हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत, और कहाँ पे, फोकस के बीच में। मुख के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, तो जैसे जैसे बिंब इधर की ओर आएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। फिर ये क्या होगा, सी से होकर गुजरेगी। यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र सी, और यही क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बना बेटा, प्रतिबिंब। ये हमारा ए बी बिंब हुआ, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। तो जब वस्तु को अनंत एवं फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो बिंब से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो पहली स्थिति में हमें क्या जाना है कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, छोटा बिंदु मात्र बनता है। ठीक है ना, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति में क्या रहना कि जब वस्तु को अनंत और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है, बिंब से छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चलिए स्थिति नंबर 3 नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बेटा, तो वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र सी पर। कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, मान लीजिए क्या है, एक दर्पण हो गया। ये क्यों मान लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव पी हो गया, मुख्य अक्ष। ये फोकस एफ हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र क्या हो गया बेटा, सी हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखना है। मुख के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब।
तो जब हम वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, और इस स्थिति में ही वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही, मतलब उसी आकार का क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र सी पर रखने पर प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। अब जब वस्तु को हम क्या करेंगे, सी से बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, सी से बाहर, सी और एफ के बीच में, सॉरी, सी एवं एफ के बीच रखा जाता है। चलिए देखिए, मेरा क्या हो गया, दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य हो गया, मुख्य ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। क्या रखना है, सी और एफ के बीच। मैंने वस्तु को रख लिया यहाँ पे। समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है, और फिर ये कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अब देखिए बेटा, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से बाहर बनता है। कहाँ बनेगा, सी से बाहर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वस्तु को फोकस एफ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, एफ पर, फोकस एफ पर रखा जाता है। चलिए, ये हमारा एक दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, इसमें हमने वस्तु को एफ पर रख लिया। अब जानते हैं, क्या जानते हैं, किरणों के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसका कहीं पर तुम्हें नहीं मिलेगा, ये कहाँ बनेगा, कोई सुरखार तुमको नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लिखते हैं कि जब वस्तु को फोकस एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो वस्तु है इसको हम क्या करेंगे, फोकस एफ और ध्रुव के बीच लाएंगे। ठीक है, जब वस्तु को फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच रखा जाता है। चलिए इसका भी आरेख खींच लेते हैं, समझ लेते हैं इसे भी। मूल के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और वस्तु को हमने कहाँ रखा है, वस्तु को रखना है फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच। अब देखिए बेटा, ये सी है, यहाँ से गुजरेगी। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में काफी अंतर है, और ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यहाँ पर मिल गई, तो यही हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बन गया, ए बी ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में एक स्थिति में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, और कब बनता है, जब वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखा जाता है। तो हमने जाना कि
अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपने ये 6 स्थितियां जान ली। चलिए आगे देखते हैं। आपको बताया गया कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर वही वस्तु को अनंत और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा और उस स्थिति में ही वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जितनी बड़ी वस्तु होती है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता है। फिर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फिर वस्तु को हम सी और फोकस एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी से बाहर बनेगा। उसके बाद हम वस्तु को फोकस एफ पर रखेंगे तो फोकस एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, अनंत पर चला जाएगा। और जब बिंब को फोकस एफ और क्या ध्रुव पी के बीच रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे सीधा आवर्धित बनेगा। तो ये जान लिया आपने बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो अभी हमने बताया प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को हमने बताया। उसके बाद हम चले गए दर्पण में, आपको दर्पण बताया, गोलीय दर्पण के प्रकार बताया। गोलीय दर्पण के प्रकारों में हमने बताया कि 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। दोनों का परिभाषा जाना, दोनों में अंतर जाना, दोनों को बिना छुए हम बताने का प्रयास किए, ये ना। उसके बाद से कहाँ कहाँ दोनों का उपयोग किया जाता है उसको भी जाना। फिर हमने जाना कि इसमें किस कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, किस प्रकृति का होगा, ये सारी चीजें हमने जान ली।